और दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। ओके, इस्लाम के बारे में। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसको फुल देखना और जिससे कि आपको फुल आपको क्लियर हो जाएगा। मुस्लिम समाज की शुरुआत जो फर्स्ट है वो तो उसमें मुस्लिम समाज के बारे में बोल रहा है। आज से 1400 वर्ष पहले इनका मूल क्षेत्र मिस्र से अफगानिस्तान तक विशाल क्षेत्र था। ओके, आज भी ऐसी बात नहीं है। तो वहां तक इनका था, वहां तक इस्लाम का प्रचार था, इस्लाम तक फैला हुआ था। ओके, तो ये जो समाज है ये अरबी समाज और उनकी जीवन शैली, ये जो लोग थे अरब के लोग थे, ये कबीलों में बटे हुए थे। ठीक है, सऊदी अरब मतलब अरब देश के थे, ये कबीलों में बटे हुए थे। ये खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे, मतलब जो रोज का खाना है रोज ही अपने लिए इधर उधर ढूंढ के लाते थे, अपना खाते थे। ठीक है, इस्लाम के उदय से पहले 7वीं शताब्दी में अरब सामाजिक राजनीतिक आर्थिक धार्मिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ था। ये जो अरब देश है यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक आर्थिक मतलब पैसों से और धार्मिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। फिर उसके बाद इस्लाम के उदय से पहले खाना बदोश जाति जनजाति बेडोस में अरब का वर्चस्व था। ओके, अब यहाँ पे बोलते हैं प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। जितने भी कबीले थे जो समूह बना के रहते थे उनका अपना अपना देवी देवता था। मक्का में स्थित काबा, वहाँ का प्रमुख धर्म स्थल था, जिसे अभी मुसलमान इसे पवित्र मानते हैं। जैसे हज की यात्रा में जाते हैं मुसलमान मक्का मदीना, तो वहाँ पे काबा है। ठीक है, वो उसकी जो चारों तरफ से परिक्रमा करते हैं तो वो काबा है। ओके, आगे बोलता है प्रत्येक काबा का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। ठीक है भाई, काबा का जो देख रेख करते थे जो शेख के द्वारा किया जाता था, तो उनका खाद्य मुख्य खजूर था। वहाँ पे खाना पीना भी में खजूर था वहाँ पे। ठीक है, और बोल रहा है वहाँ के लोग, कुछ लोग शहरों में बस गए थे और व्यापार एवं खेती का काम करते थे। ठीक है, तो सबसे वहाँ पे यही काम था, खेती करना व्यापार करना। पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर हजरत मोहम्मद और इस्लाम क्या है ये, सन 1612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक घोषित किया। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। ठीक है, मैं खुदा ने, ठीक है, अल्लाह ने भेजा है। 1622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने और उन इनके अनुयायियों को मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध के कारण मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। देखो भाई, जैसे गुरु हो जाते हैं तो उनके अनुयायी बन जाते हैं, उनके संत, उनके जो चेले बन जाते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी संख्या उनकी विचारधाराओं में लोग उनको देखते हैं। ठीक है, ऐसे मोहम्मद पैगंबर थे तो उनकी अनुयायी थे, उनके क्या थे, अनुयायी। ठीक है, कई लोगों ने विरोध करा कि ये सब, तो जिसके कारण उन्होंने मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा। और इसी यात्रा को हज हिजरा कहा गया। क्या करा, हिजरा कहा गया। तो सन 622 ईस्वी में मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की स्थापना हुई। ठीक है, 622 ईस्वी से स्टार्ट हो गई थी, उनका कैलेंडर चालू हो गया था। पैगंबर मोहम्मद को विश्व इतिहास के सबसे महान व्यक्ति में से एक माना जाता है। उनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। ध्यान रखना, मक्का में हुआ था उनका जन्म 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश था। उनका जो कबीले का नाम था कुरैश था, जो मक्का में रहता था, तथा वहाँ के मुख्य धर्म स्थल काबा पर उसका नियंत्रण था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था की। अब मदीना इस्लामी राज्य की प्रशासनिक राजधानी तथा मक्का धार्मिक केंद्र बन गया। थोड़े ही समय में अरब देश का बड़ा भूभाग इनके अधीन हो गया। अब इन्होंने धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार किया और बाकी धर्म हो गया और राजनीति हो गया, तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाया, जिससे कि अरब जो प्रदेश था बड़ा भूभाग उनके कब्जे में हो गया। इस्लाम में अल्लाह ही इबादत की सरल विधियां है। क्या बोलते हैं आगे, सरल बोलते हैं। अगर आप अल्लाह को मानते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या बोलते हैं कि अगर आप मुस्लिम है तो दैनिक प्रार्थना 5 वक्त की नमाज आपको पढ़नी चाहिए,
जैसे खैरात बांटनी चाहिए और चोरी न करनी चाहिए। इनके हुए इस्लाम के 5 स्तंभ होते हैं, राइमा, नमाज, रोजा, जक़ात और हज के लिए। इस्लाम के लिए हज के लिए मक्का मदीना जाना जरूरी है, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद का देहांत जो बोला है, सन 632 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर का देहांत हो गया था, ठीक है। जो काबा के बारे में पता कर लेते, काबा एक घनाकार ढांचा वाला अरबी समाज का धार्मिक स्थल माना जाता है। इन्हें इसे ही काबा कहा जाता था जो मक्का में स्थित है, ठीक है। ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोग सब ज़्यादा इसको मानते हैं। इसमें बूत रखे हुए थे और हर वर्ष वहाँ के लोग इस इबादत गाह धार्मिक यात्रा हज के लिए वहाँ पर आते हैं। मक्का यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था। आगे बोलते हैं काबा को एक पवित्र जगह माना जाता था, ठीक है, जहाँ हिंसा वर्जित थी और सभी जो दर्शन करने वाले आते थे दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। वहाँ पे आज भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। हिजरा मतलब कैलेंडर है। इस्लाम के शुरुआत जो कैसे स्टार्ट हुआ हिजरा, इस्लाम के शुरुआती दिनों में मोहम्मद पैगंबर का मक्का और उनके इबादत गाह पर कब्जा था। मक्का के समृद्ध लोग जिन्हें देवी देवता का ठुकराया जाना बुरा लगा था और जिन्होंने इस्लाम जैसे नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए खतरा समझते थे, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद का जबरदस्त विरोध किया, जिससे कि वे अपने अनुयायियों के साथ मक्का को छोड़ दिया। ठीक है। इस यात्रा को हिजरा कहा गया और इसे मुसलमानों के कैलेंडर की स्थापना की गई। मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम की सुरक्षा। किसी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। अगर जैसे मानो कोई धर्म है, वो धर्म कब तक जीवित रहेगा, उनके लोगों का उस धर्म पर विश्वास जब तक रहेगा जब तक वो धर्म जीवित रहेगा, नहीं तो वो धर्म जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मोहम्मद पैगंबर ने निम्नलिखित 3 तरीके से इस्लाम और मुसलमानों की रक्षा की। फर्स्ट, इस समुदाय के लोगों को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया और उन्हें बाहरी खतरों से बचाया। सेकंड, उन्होंने शुद्धिकरण और सुरक्षा के लिए मदीना में एक राजनीतिक व्यवस्था को बनाया। तीसरा है, उन्होंने शहर में चल रही कलह को सुलझाया और उम्मा का एक बड़े समुदाय के रूप में बदल गया, ठीक है। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? मोहम्मद पैगंबर की, प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह एकमात्र पूजनीय है और पैगंबर मोहम्मद पैगंबर, ठीक है, उनके दूत है, ठीक है। हजरत मोहम्मद की प्रमुख शिक्षा है हजरत मोहम्मद। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। निर्धनों को जक़ात देनी चाहिए, एक प्रकार का दान देना चाहिए जो निर्धन है, गरीब लोग है। इस्लाम को मानने वाले को रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन काल में एक बार काबा की हज यात्रा अवश्य करनी चाहिए, ठीक है, काबा की यात्रा। खिलाफत की शुरुआत कैसे हुई? सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया और अगले पैगंबर की वैधता के अभाव में राजनीतिक सत्ता उम्मा को आंतरिक कर दी गई, ठीक है भाई। 632 में मोहम्मद पैगंबर का देहांत हुआ, फिर उसके बाद खिलाफत का आरंभ हुआ। 4 खिलाफत फेमस थे, वे आए हुए थे, ठीक है। खिलाफत के 2 उद्देश्य थे, कबीलों पर नियंत्रण कायम करना जिसमें मिलकर उम्मा का गठन किया गया, राज्य के लिए संसाधन जुटाना, ये 2 उनके उद्देश्य थे। 4 खलीफा थे, याद करना चारों खलीफाओं के नाम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली। खिलाफत का अंत कैसे हुआ इन चारों का? सन 1632 में पैगंबर हजरत मोहम्मद के देहांत के बाद खिलाफत की गद्दी को 4 खलीफाओं ने सुसज्जित किया। उन्होंने अंतिम और चौथे खिलाफत हजरत अली की हत्या के बाद खिलाफत को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद आया उम्मद वंश का स्थापना हुआ। उम्मद राजवंश की स्थापना
61 में मुआविया ने की। इस राजवंश का शासक 750 तक रहा। 50 में अब्बासी सत्ता आए, ठीक है। फिर उसके बाद अब्बासी जो मुआविया थे, उन्होंने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा शुरू की और अरबी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित किया। उन्होंने अरबी भाषा को प्रशासनिक भाषा घोषित किया और दस दमिश्क को राजधानी बनाया, ठीक है, दमिश्क को राजधानी बनाया। इस्लामी सिक्के जारी किए और इन पर अरबी भाषा में लिखा गया। उम्मयद शासक उम्मयद ने दसवीं उम्मयद ने दमिश्क को अपना राजधानी बनाया और 90 वर्ष तक शासन किया। उम्मयद राज्य अरब में एक सामाजिक शक्ति बनकर उभरा, बहुत ज़्यादा उभरा ये। वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, वह बल्कि शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के लिए बल पर चल रहा था। फिर भी इस्लाम उम्मयद शासन को मान्यता प्रदान कर रहा था, ठीक है भाई। उम्मयद, अब क्या विशेषता थी उम्मयद शासन की? इसके सैनिक वफादार थे, ठीक है। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जरतुस्त लिपिक और अधिकारी भी शामिल थे इसमें, जिन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाई रखी। अरबी जो भाषा थी इनकी। यह खिलाफत पर आधारित शासन नहीं था, परंतु यह राजतंत्र पर आधारित था। उन्होंने वंशगत उत्तराधिकारी परंपरा की शुरुआत की। उम्मयद वंश का अंत कैसे हुआ? दावा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उम्मयद वंश को 750 ईस्वी में उखाड़ फेंका। फिर उसके बाद आया अब्बासी वंश। सन 750 ईस्वी में उम्मयद वंश के अंत के बाद अब्बासी वंश की नींव रखी गई, जिन्होंने बगदाद को राजधानी बनाया, ठीक है। सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन किया, इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान की। अब्बासियों के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ा। भाई देखो, ईरानी संस्कृति अलग है, अरब संस्कृति अलग है। तो अब्बासी जब आए तो उन्होंने उस टाइम अरबों का संस्कृति तो गिरने लगी और ईरानी संस्कृति उठने लगी। अब ये अब्बासी क्रांति क्या है? उम्मयदों के शासनों को अब्बासियों में दृष्टि का शासन बताया और यह दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे, ठीक है। अब्बासियों ने दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के रिश्तेदार हैं, ठीक है। अब्बासियों ने दवा नामक एक आंदोलन चलाकर उम्मयद वंश के इस शासन को उखाड़ फेंका। इसी के साथ इस क्रांति से केवल वंश का परिवर्तन ही नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति भी बदलाव आए। इसे ही अब्बासी क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने अब्बासियों ने क्या करा भाई? उम्मयदों को उखाड़ फेंका। तो यही है, दवा नामक एक आंदोलन चला है जिसके लिए। अब्बासी क्रांति के क्या कारण थे? अरब सैनिक अधिकांश जो ईरान से आए थे और वे सीरिया लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे, ठीक है। उम्मयदों ने अरब नागरिकों से करों में रियायतों और विशेषाधिकार देने के वायदों को पूरा नहीं किया। जो उम्मयद जो थे, उन्होंने क्या करा, जो अरब नागरिकों से कर लेते थे, टैक्स लेते थे, वो ज़्यादा लेते थे, ठीक है, इस प्रकार से। तो उनको अच्छा नहीं लगा लोगों को, तो इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। अगला बोला, ईरानी मुसलमानों को अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा, जिससे वे कभी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। उम्मयद शासन राजतंत्र पर आधारित शासन था। सिंपल सी बात है भाई, जो राजतंत्र होता है वो तो राजा का बेटा राजा बनेगा, वो अपनी अपनी चलाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने इसका क्रांति लाई। और जो अरब के जो लोग थे, अरब के लोगों से जो ईरान मुसलमान थे, उनको ज़्यादा ही शिकार होना पड़ रहा था, ईरान के मुसलमानों को अरब के लोगों से, ओके। अब्बासी की क्या विशेषता थी? अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई।
इसके विपरीत ईरान संस्कृति का महत्व बढ़ा। अरब जो संस्कृति थी वे नीचे गिरी और ईरान ईरान की जो संस्कृति ऊपर बढ़ने लगी। अब्बासी ने अपने राजधानी को बगदाद में स्थापित किया। प्रशासन में इराक और खुरासान की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और तथा नौकरशाही गैर कबीलाई आधार पर पुनर्गठित किया गया। प्रशासन को दोबारा से बनाया अच्छे तरीके से। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति तथा कार्यों को और मजबूत बनाया। इस्लामी संस्थाओं एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। अब्बासी शासकों ने धर्म को मजबूत बनाया और इस्लाम को सुरक्षा प्रदान करी, उनके विद्वानों को भी। अब्बासियों ने भी उम्मदों की तरह राजतंत्र को ही जारी रखा। अब्बासी में भी राजतंत्र था। अब इसका अंत कैसे हुआ? 9वीं शताब्दी में अब्बासी साम्राज्य का पतन हुआ। इसका फायदा उठाते ही कई सल्तनतें उभरी। मध्ययुगीन काल में इस्लामी दुनिया की आर्थिक स्थिति बहुत समृद्ध हो चुकी थी। अब्बासी जैसे खत्म हुए तो छोटे मोटे उभरने लगे, तो थोड़ा वो होने लगा। अब धर्म युद्ध क्या है? ईसाई और मुसलमानों के बीच आपस में धर्म के बीच लड़ाई हुई, उसको धर्म युद्ध कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है। ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता बढ़ने लगी, जिसका कारण आर्थिक संगठनों में परिवर्तन आया। 1695 में पुण्य भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर जो युद्ध लड़े गए उन्हें धर्म युद्ध कहा जाने लगा। ये युद्ध 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी के बीच लड़े गए। जो धर्म युद्ध लड़े गए वे 3 धर्म युद्ध थे। प्रथम जो था, जो पवित्र भूमि के रूप में माना जाता है, प्रथम, ठीक है दोस्तों, ईसाई एवं इस्लाम के बीच जो युद्ध लड़ा, कहाँ पे? जेरूसलम में लड़ा गया। ध्यान रखना, जेरूसलम जो इजराइल के पास है, इजराइल के वही निकट है। प्रथम धर्म युद्ध जो हुआ था वो 1098 से लेकर 1099 के बीच हुआ। द्वितीय धर्म युद्ध 1145 से लेकर 1149 ईस्वी में हुआ। तृतीय धर्म युद्ध 1189 में हुआ। युद्ध का क्या प्रभाव? देखो, युद्ध से हमेशा नेगेटिविटी फैलती है और इससे क्या होगा, जहाँ भी युद्ध होता है वहां पे पैसों, आर्थिक स्थिति कम हो जाती है, कमजोर। मुस्लिम राज्यों का ईसाई प्रजाजनों की तरफ कठोर रुख हुआ। मुस्लिम सत्ता की बहाली के बावजूद व्यापार में इटली का अधिक प्रभाव रहा। सूफियों का उदय हुआ। सूफी कौन होते हैं दोस्तों? सूफी वे लोग होते हैं, जैसे हिंदुओं में साधु संत बोल दे, उनको ऐसे मुस्लिम में सूफी रहते हैं, जो कहाँ रहते? कान खां में रहते, वो दरगाह चलाते हैं, ठीक है, दरगाह। अरबी का विस्तार हुआ। फारसी भाषा का विस्तार हुआ। गजनी फारसी साहित्य केंद्र बना। फिर महिला सूफी संत जैसे राबिया, ठीक है, इन सब का चीजें हुआ। कागज का आविष्कार, इसी में बोला कागज चीन से आया। कागज के आविष्कार के बाद इस्लामी जगत में लिखित रचनाएं होने लगी, ठीक है, फिर उसमें लिखित होने लगा। बस ये इस्लाम में प्राणियों के चित्रण की मनाही से कला के 2 रूप है। खुशनवीसी जो सुंदर लिखे कला होती है, और अरबेस्क जो होती है वो कोई वनस्पति डिजाइन तरह की होती है। डिजाइन, जो डिजाइन होता है ना, वो अरबेस्क होती है। क्या होती है? अरबेस्क, जो इमारतों में लगाई जाती है, सजावट की जाती है, वो सब चीजें होती है, ठीक है। अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, मध्यकालीन इस्लामी जगत में शहरीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी? जो शहरीकरण की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? शहरों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इस्लाम सभ्यता फलना फूलने लगी और आगे बढ़ने लगी, और मुख्य उद्देश्य था सेनाओं को बसाना। कुफा, बसा, ठीक है, वो सब, बगदाद, जो शहरों को आगे बढ़ाना, सेनाओं को मजबूत करना, और खाद्यान्न उत्पादन करना, उद्योगों को बढ़ाना, और मस्जिदों को बनवाना। तो ये सब चीज़ें उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। ये सब चीज़ें उनको उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य यही था, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये सब चीज़ें। तो यही चैप्टर था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हो गए दोस्तों?